Hi everyone, welcome to Brisas Academy. So in this lesson we are going to see the salient feature of Indian Constitution. So earlier we have covered the chapter 2 making of the Constitution और उसमें जो भी टॉपिक्स हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कंपोजिशन, फंक्शन और फिर जितने भी मेजर एंड माइनर कमिटीज थी, फिर इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जितने भी टॉपिक्स थे हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने कवर कर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग ये जो सैलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि थर्ड चैप्टर है ऑफ इंडियन पॉलिटी जो कि 6th एडिशन जिसको हम लोग कवर कर रहे हैं, तो ये इसमें जो टॉपिक्स है वो ये पार्ट 1 होगा और फिर अपकमिंग लेक्चर्स में जो होंगे उसको हम लोग पार्ट 2 में इसको ये जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसको इसलिए 2 पार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं एंड दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी मनीष चौधरी. So you can subscribe our channel Brisas Academy to make your preparation for UPSC and many state PCS examinations like JPSC. और आप क्या कर सकते हो, आप लाइक एंड कमेंट कर सकते हो और कमेंट में आप बता सकते हो कि जो वीडियो का लेक्चर है उसमें आप क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हो। ठीक है, सबसे पहले आप देखो कि हम लोग एक ओवरव्यू लेते हैं कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का जो सैलेंट फीचर वो क्या है। आप अगर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को आप देखोगे तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द मोस्ट यूनिक है फॉर इट्स कंटेंट एंड स्पिरिट। ठीक है, और थ्रू आउट द वर्ल्ड आप देखोगे तो ये जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे जो प्रोविजंस है, हम लोग ने बहुत सारे जो वर्ल्ड में जो ऑलरेडी अवेलेबल उस समय थे, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो भी मेंबर्स थे, तो जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम कर रहे थे तो उन्होंने वर्ल्ड में जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन पाए, ठीक है, तो उनसे जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोविजंस थे उनको उन्होंने ट्राई किया कि उसको वो जो हमारे इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अडॉप्ट कर ले। और बहुत सारे प्रोविजंस आप अगर देखोगे तो हमारे इंडिजिनस है, मीन्स कि वो कहीं भी वर्ल्ड की किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट नहीं है। उसको इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने ही अपना एज पर दी इंडिया की जो सिचुएशन थी उसके अनुसार उन्होंने उसको डिज़ाइन करा है। तो बहुत सारे प्रोविजंस हम लोग ने बहुत बाहर से भी लिया है, बहुत सारे प्रोविजंस हम लोग ने अपना खुद का बनाया है। फिर आप अगर देखोगे तो जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही चेंजेस हुआ है। आप अगर जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था तो उसमें सबसे पहले हमारी एक प्रीएम्बल थी, लगभग 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थी। और आप अगर देखोगे तो अभी 12 शेड्यूल्स हैं और फिर बहुत सारे नए नए पार्ट्स बनाए गए हैं और आर्टिकल्स भी बहुत सारे चेंजेस हुई हैं, लेकिन प्रीएम्बल अभी भी एक ही है। तो आप ये रीज़न क्या है कि आप देखो कि अमेंडमेंट क्यों हो रही है। अमेंडमेंट इसलिए हो रही है कि आप देखोगे जो सोसाइटी होती है ना, सोसाइटी बेसिकली डायनेमिक होती है। सोसाइटी टाइम के साथ वो चेंजेस होती हैं और सोसाइटी के अनुसार लॉ भी चेंज होती है, क्योंकि लॉ किस लिए बनाई जा रही है, सोसाइटी को गवर्न करने के लिए। और चूंकि सोसाइटी ही चेंज हो रही है, पहले की सोसाइटी कैसी थी, आप अगर 90s का सोसाइटी को आप देखोगे और अभी अभी की सोसाइटी को देखोगे तो बहुत सारे चेंजेस हुई हैं। अभी हमारी जो सोसाइटी वो डिजिटल सोसाइटी हो चुकी है, ठीक है, बहुत ही डेवलप्ड सोसाइटी हो चुकी है। हमारी जो पहले सोसाइटी थी उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे वुमेन्स के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, उनको उनको बहुत सारे राइट्स नहीं थी। ठीक है, जैसे पहले रेस्ट्रिक्टिव फ्रेंचाइज थी, ठीक है, बहुत सारे वुमेन्स है पुअर्स, उनको राइट्स नहीं दिए गए कि वो वोटिंग नहीं कर सकते। लेकिन अब क्या है कि उनको वोटिंग राइट भी मिल चुकी है, तो अभी इक्वालिटी की बात की जाती है। तो चूंकि सोसाइटी चेंज होती है तो उसके अनुसार भी लॉ को भी चेंज किया जाता है। और जो लॉ का सोर्स है, ठीक है, वो ये क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट्स लाए गए हैं। और आप अगर देखोगे जो 42nd जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम लोग एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। रीज़न क्या है कि ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1976 में आई थी, तो इसने बहुत सारे चेंजेस लाए, ठीक है। और जो केशवानंद भारती केस में आप देखोगे तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, तो लेजिस्लेटिव बॉडी का जो पावर है टू मेक लॉज वो सही है, और जो उनके पास पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन वो भी सही है। लेकिन जो लेजिस्लेचर का जो पावर है वो बेसिकली लिमिटेड मतलब अमेंडमेंट है, मतलब कि वो जो अमेंडमेंट कर सकते हैं वो लिमिटेड हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जो बेसिक प्रोविजंस है, जो कि फंडामेंटल प्रोविजंस है, उसको भी चेंज कर सकती है। और ये जो बेसिक और फंडामेंटल प्रोविजंस है उसको सुप्रीम कोर्ट ने नाम दिया अंडर द केशवानंद भारती केस बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में दिया।
और इसमें ये बात बोली गई कि जो भी फंडामेंटल्स है जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी और भी जितने भी फंडामेंटल्स जैसे प्रेम्बल में मेंशन्ड है, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप आपके पास जो पावर है कि अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन आप कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को उसको पूरी तरह चेंज कर दो, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल्स है वो बेसिकली डिसाइड करती है कि जो हमारा जो कंट्री वो किस ओर जाना चाहता है। जो भी फाउंडिंग फादर्स थे वो किस गोल को अचीव करना चाहते थे वो इस भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। और आप अगर ये जो बेस है उसको ही चेंज कर दो कि जो हमारी कंट्री है वो डायरेक्शन लेस हो जाएगी। हमारी कंट्री इस ओर जा रही थी जिसमें लिबर्टी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, फ्रेटर्निटी चाहिए, और आप इसको चेंज कर दोगे, आप इसमें अमेंडमेंट ला दोगे तो हमारी कंट्री फिर इधर जाने लगेगी। ठीक है, तो ये डायरेक्शन लेस कंट्री हो जाएगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली केशवानंद भारती केस में कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आप अमेंड कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को आप वायलेट नहीं कर सकते हो। सो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट वो केशवानंद भारती केस में है। सो अभी हम लोग जो देख रहे हैं कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें सम ऑफ द प्रोविजन देखोगे कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे पहला पॉइंट है वो कि लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, लेंथियत पहले समझो कि सबसे बड़ी है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले समझो कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिफरेंस होती है। तो वर्ल्ड में आप देखोगे तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है। आप अगर एक चीज मेंशन देखोगे तो हम लोग ने जो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ली है वो बेसिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से ही अडॉप्ट की है। लेकिन हम लोग ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो आप अगर देखोगे तो ब्रिटेन में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं। वो उनके अंदर क्या है कि वो बेसिकली लॉज बनाती हैं। अगर सोसाइटी में कोई भी चीज़ से रिलेटेड अगर उनको कोई भी लॉज की ज़रूरत होती है तो वो उसके लिए वो लॉज पास कर देते हैं, लेकिन उनके पास ऐसी कोई भी कंपाइलेशन नहीं है जिसमें बहुत सारे लॉज लिखी गई हैं। वो एज पर द सोसाइटी जितने भी लॉज उसको पास करते जाते हैं और वही उनके पास एक कंपाइलेशन है। लेकिन उनके 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 लिए मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली नहीं थी कि जिन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करा है। तो इसलिए उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन को अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, क्योंकि वहाँ लेकिन ऐसे मतलब ये नहीं कि वहाँ लॉ कोई भी नहीं है, लॉ है और रिकॉर्ड्स भी उसके रखे जाते हैं। सो आप अगर देखोगे जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन थी तो उसमें लगभग एक प्रेम्बल थी, 395 आर्टिकल्स थे जो कि डिवाइडेड थे 22 पार्ट्स में, और 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन प्रेजेंटली आप अगर देखोगे तो प्रेम्बल है एक, फिर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। ठीक है, और लगभग 12 शेड्यूल्स हैं। तो पहले 8 शेड्यूल थी वो अब 12 शेड्यूल हो चुकी है। आर्टिकल बहुत सारे एडिट किए गए, नए एडिट किए गए, और प्रेम्बल अभी भी एक प्रेम्बल है। तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और जो लेंथीएस्ट है मतलब कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंथीएस्ट है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, लेकिन हम लोग जो कोर जो फैक्टर्स है वो बेसिकली 4 है। पहला आप देखोगे जोग्राफिकल फैक्टर। सो जो इंडिया का आप जोग्राफी देखोगे तो बहुत ही बड़ी है। ठीक है, तो बहुत ही बड़ी जो कि कंट्री है, बहुत ही वास्ट एरिया को कवर करती है, और हमारा जो डाइवर्सिटी वो भी बहुत है, हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी वो भी बहुत है। तो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सेंटर और स्टेट को बनाना, उसके कारण क्या होता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही लेंथी हो जाती है, क्योंकि बहुत ही ह्यूज एरिया को कवर करनी है। उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स कैसे होंगे, उनके रूल्स रेगुलेशंस को मेंशन करना, क्योंकि आप यूएसए में देखोगे तो उनके कारण क्या होता है वहाँ फेडरल गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन अलग होती है और स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशन वो अलग होती है। वहाँ सिटीजनशिप भी 2 होती है। लेकिन इंडिया में आप अगर देखोगे तो सिटीजनशिप भी एक है, कॉन्स्टिट्यूशन भी एक है फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट। तो इसके कारण क्या होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। फिर हिस्टोरिकल फैक्टर है। हिस्टोरिकल फैक्टर में आप अगर देखोगे तो बहुत सारे जो एक्ट्स हैं जो कि ड्यूरिंग दिस ब्रिटिश गवर्नमेंट पास किए गए थे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ये सभी एक्ट्स को आप अगर देखोगे तो ये सभी एक्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस भी खत्म नहीं हुई। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो मेंबर्स थे उन्होंने ये बात बोली थी कि टिल ये सभी लॉज हैं, अगर उनका कोई भी प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं आती है तो वो लॉ प्रिवेल करेंगी, वो लॉ ऐसे एज इट इज रहेंगे। और हमारा अगर आप फेडरल सिस्टम देखोगे तो हमारा फेडरल सिस्टम भी हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है, और भी बहुत सारे प्रोविजंस हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। तो वो लॉज एज इट इज अभी चल रही है। बहुत सारे अदर लॉज भी हैं
जो एज इट इज जो ब्रिटिशर्स ने फ्रेम किए थे वो एज इट इज अभी भी चल रही है, जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट। तो जैसा एज मैंने बोला कि जो अमेरिका क्या है उसमें क्या है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन इंडिया में क्या है कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द स्टेट एज वेल एज द स्टेट। नेक्स्ट है तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। सो ये जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में आप अगर मेंबर्स देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मेंबर्स थे वो बहुत ही लीगल जो लॉयर्स थे और पॉलिटिशियन थे। तो चूंकि लॉयर्स प्लस पॉलिटिशियन डोमिनेट कर रहे थे तो ये वन ऑफ द क्रिटिसिज्म है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की इट इज डोमिनेटेड बाय द लॉयर्स एंड द पॉलिटिशियन। तो ये बात सही थी क्योंकि अदर सेक्शन थे, ठीक है, जैसे दलित थे और भी अदर सेक्शन अदर भी जो प्रोफेशनल्स थे, तो अदर प्रोफेशनल्स के जो मेंबर्स थे उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, केवल लॉयर्स एंड पॉलिटिशियन ने ही कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को डोमिनेट करा। तो इसके कारण क्या होती थी कि जो भी डिस्कशन होती थी क्लॉज बाय क्लॉज वो बहुत ही डिटेल वे में डिस्कशन होती थी और इसके कारण क्या हुआ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही लेंथी हो चुका था। नेक्स्ट आप देखोगे तो ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। सो कॉन्स्टिट्यूशन को आप अगर इंडिया देखोगे तो बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं वो हम लोगों ने बहुत सारे अदर कॉन्स्टिट्यूशंस को से पढ़ करके हम लोगों ने बोरो कराया, ठीक है। जितने भी उस समय इंटरनेशनल जो भी स्टेट्स थे तो उनके जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो मेंबर्स थे स्पेशली द बी आर अम्बेडकर, तो उन्होंने जितने भी जो अदर कॉन्स्टिट्यूशन थे उनको उन्होंने पढ़ा और उससे भी जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, ठीक है, उसको उन्होंने अडॉप्ट करा। और वन ऑफ द क्रिटिसिज्म आप अगर देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की तो उसमें ये बात बोली जाती है कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली एक बोरोइंग कॉन्स्टिट्यूशन है। मीन्स कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जगह जगह से जो भी अच्छे अच्छे जो भी पॉइंट्स मिले उसको उन्होंने सीधे लिया है और सीधे उनको कंपाइल करके अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश कर दिया। तो ऐसी भी बात नहीं है, बहुत सारे प्रोविजंस है उसको हम लोगों ने खुद भी जनरेट किए। सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बेसिकली बोलते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो बेसिकली फ्रेम की गई है बाय द रैंसैकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज ऑलरेडी अवेलेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो थ्रू आउट द वर्ल्ड जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे उसको हम लोगों ने पढ़ करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। और अगर स्ट्रक्चरल पार्ट में आप देखोगे जो स्ट्रक्चर थी वो हम लोगों ने बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वो बेसिकली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है उसको फॉर्मुलेट करती है। और बहुत सारे जो फिलोसफिकल पार्ट्स है जैसे फंडामेंटल राइट है एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसको हम लोगों ने अमेरिकन एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर आप देखोगे तो जो भी अदर प्रोविजंस हैं जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो उसको हम लोगों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से अडॉप्ट करा है। फिर आप अगर देखोगे तो बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं उसको हम लोगों ने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन को, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर जो कि रशिया अभी है, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान और ये सभी बहुत सारे अदर कंट्रीज हैं उनसे हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। और आप अगर देखोगे तो इनका जो इन्फ्लुएंस है वो बेसिकली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में पाई जाती है। जैसा मैंने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हम लोगों ने जो हमारा फेडरल सिस्टम है उसको भी हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। और फिर हमारी जो जुडिशरी है, गवर्नर है, फिर इमरजेंसी पावर्स हैं, फिर पब्लिक सर्विस कमीशन है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स है, तो ये सभी हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लिया है। तो जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे लॉज हैं जो अभी भी वैसे कि एज इट इज चल रही है, अभी भी उनमें बहुत सारे चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इससे भी बात है। नेक्स्ट आप देखोगे तो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसमें बात बोली गई कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली एक एमलगेशन है, मतलब मिक्सचर है ऑफ द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन को आप देखोगे तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होती है जिसमें अमेंडमेंट के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन को कंसिडर किया जाता है एज वन ऑफ द मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उसमें स्पेशल प्रोसीजर की जरूरत होती है। आप थ्रू ऑर्डिनरी लॉस के थ्रू आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस नहीं ला सकते हो, उसके लिए अलग आपको बिल लाने की जरूरत पड़ती है और जो भी मेजॉरिटी होती है वो भी स्पेशल मेजॉरिटी होती है। सो ये जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को आप देखोगे तो बेसिकली मिक्सचर आप उसके अगेंस्ट में आप देखो तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन वो बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि आप ऑर्डिनरी लॉज को ला करके भी आप क्या कर सकते हो, आप अमेंड कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन को।
सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अगर इंडिया को आप देखोगे तो ये नाइदर रिजिड है नॉर फ्लेक्सिबल है, बल्कि इसका सिंथेसिस है। इसमें बहुत सारे प्रोविजंस आप अगर देखोगे जो आप इजीली थ्रू सिंपल मेजोरिटी भी आप उसको अमेंड कर सकते हो। बहुत सारे प्रोविजंस है जैसे फेडरल प्रोविजंस है, उसको आपको स्टेट की रेटिफिकेशन की जरूरत ही पड़ती है। मीन्स स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ आपको स्टेट का भी रेटिफिकेशन लेना पड़ता है। तो ये सभी बातें हैं, ठीक है। फिर इसमें आप अगर देखोगे सम ऑफ द प्रोविजंस है वो बेसिकली कैन बी अमेंडेड बाय द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, जिसकी स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स इन द ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द ईच हाउस, ठीक है। तो ये स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, स्पेशल मेजोरिटी विद द रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स है। तो ये सभी जो कंसेप्ट है वो लोग अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। और सम ऑफ द प्रोविजंस आप अगर देखोगे तो वो बेसिकली सिंपल मेजोरिटी से भी हम लोग उसको अमेंड कर सकते हैं और स्पेशल मेजोरिटी से भी हम लोग उसको अमेंड कर सकते हैं। सो एट द सेम टाइम सम ऑफ द प्रोविजंस आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसमें हम लोग को अंडर आर्टिकल 368 उसको मेंशन की गई कि अंडर हम लोग आर्टिकल 368 के अंदर अमेंड कर सकते हैं। फोर्थ जो तुम्हारा पॉइंट है वो है तुम्हारा फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आप अगर देखोगे तो ये बेसिकली एक फेडरल सिस्टम एस्टैब्लिश करती है। और ये जो फेडरल सिस्टम है उसको हम लोग किसने बोरो किया था, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। और ये बेसिकली कंटेन करती है बहुत सारे फीचर्स ऑफ द फेडरेशन, जैसे क्या है कि जो पावर है वो बेसिकली डिवाइड है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है। जिसे आप अगर देखोगे जो टैक्सिंग पावर होती है, तो टैक्स लगाने की पावर वो सेंटर के पास भी है, स्टेट के पास भी पावर है। अगर आप देखोगे तो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट तीन भाग में डिवाइडेड है। यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है एंड द कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, और फिर कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सही बातें हैं। फिर हाउएवर अगर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे तो लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी और नॉन फेडरल जो प्रोविजंस वो भी हैं, जैसे आप देखोगे जैसे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, फिर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंटर, ऑल इंडिया सर्विसेज, इमरजेंसी प्रोविजंस। तो ये सभी आप अगर प्रोविजंस को देखोगे तो ये बेसिकली एक लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर को दिखाती हैं। फिर मोरओवर देखोगे तो जो टर्म है फेडरेशन, वो बेसिकली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 1 है उसको वो बेसिकली डिस्क्राइब करती है इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो इसका रीज़न क्या है कि जो इंडिया का जो यूनियन है उसमें कोई भी स्टेट उसको ये राइट नहीं है कि वो सिसेशन नहीं ले सकते। मंस जो यूनियन है उसमें कोई भी स्टेट को ये राइट नहीं है कि वो ये यूनियन को छोड़ करके बाहर निकल सकती हैं। उनको ये जो हम लोग ये स्टेट ने हम लोग ने स्टेट को डिवाइड करा है, वो बेसिकली हम लोगों ने स्टेट को एज एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए डिवाइड करा है, ठीक है। लेकिन ये जो यूनियन है वो बेसिकली एज अ होल है। और ये जो जितने भी डिवीज़न किए, जैसे ये यूपी है, ये झारखंड है, ये बिहार है, तो ये केवल एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए किया गया है। सो इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट है, ठीक है। सो ये सभी बातें हैं। फिर आप अगर देखोगे तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आप देखोगे तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया था, ना कि अमेरिकन प्रेसिडेंटल सिस्टम को। रीज़न क्या है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो मेंबर्स थे, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, तो उन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको बहुत क्लोजली वॉच किया था। रीज़न क्या कि आप समझो कि हम लोग जब ब्रिटिशर्स आए थे 1600 में और हम लोग 1947 में हम लोग को इंडिपेंडेंस मिलती है, तो जितने भी ब्रिटिश की जो भी सिस्टम थी, ठीक है, ब्रिटिश की जो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम थी, तो हमारे लीडर्स ने उनके हर जो भी सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, उनकी जो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम को बहुत ही क्लोजली वॉच करा था। तो इट इज़ वेरी ईजियर फॉर देम कि हम लोग ये जो सिस्टम है उसको ईजिली अडॉप्ट कर पाएँ। और बहुत सारे रीजंस भी आप देखोगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो बेसिकली इंडिया की जो सिचुएशन थी उसके अनुसार सुटेबल थी। तो इसके कारण लिए हम लोगों ने ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम उसको हम लोगों ने अडॉप्ट करा। और ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो बेसिकली है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ
cooperation and coordination between the legislative executive organ, while the presidential system is based on the doctrine of the separation of power. ठीक है. So parliamentary system को आप अगर देखोगे तो parliamentary system basically based करती है on the basis of cooperation and coordination between the executive and legislature. बहुत सारे आप अगर executive देखेंगे तो वो basically they were member of the legislative body also. लेकिन और इसको हम लोग वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट ही बोलते हैं हमारे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम. ठीक है. लेकिन आप अगर देखोगे जो प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स होती है कि जो पावर है ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडी और द एग्जीक्यूटिव बॉडी वो अलग अलग होगी. दोनों एक दूसरे के जो ज्यूरिसडिक्शन है उसमें वो इंटरफेयर नहीं करेंगे. इनका अपना लॉ मेकिंग का काम है, इनका जो भी लॉ के ऊपर साइन करने का काम और भी जो भी एक्शंस होते हैं उनको एक्सिक्यूट करने का काम है वो एग्जीक्यूटिव के अंडर है. तो ये बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर काम करती हैं और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम बेसिकली कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन के प्रिंसिपल पर काम करती हैं. सो पार्लियामेंट्री सिस्टम को आप देखोगे तो वो उसको हम लोग वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी बोलते हैं और इसमें जो गवर्नमेंट होती है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है. और आप अगर देखोगे तो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट करती है वो बेसिकली केवल सेंटर के लिए नहीं है बाकी स्टेट के लिए भी है. मतलब कि जो ये जो स्ट्रक्चर है फेडरल और पार्लियामेंट्री सिस्टम तो केवल सेंटर में नहीं है बल्कि स्टेट्स में भी आप देखोगे तो दो बॉडी होती हैं. बहुत सारे स्टेट एक ही बॉडी होती है जैसे राज्यसभा लोकसभा सेंटर में है तो वैसे वहीं से विधानसभा विधान परिषद होती है. ठीक है. तो आप अगर फीचर्स देखोगे कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया में तो आप देखोगे तो प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव मीन्स जो यहाँ क्या है दो लोग देखे जाते हैं. एक नॉमिनल हेड होता है जो कि हमारे प्रेसिडेंट होते हैं और एक रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं जो कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो कि हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर होते हैं. तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हो गए प्रेसिडेंट और रियल एग्जीक्यूटिव हो गए जो कैबिनेट मिनिस्टर है और जो कि हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर है. और इसमें हम लोगों ने एक मेजॉरिटी पार्टी रूल को स्टैब्लिश करा है. मतलब कि जो भी पार्टी जिनको मेजॉरिटी मिलेगी वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी. हम लोगों ने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी मीन्स कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे टू द लेजिस्लेचर. अगर कोई भी एक मेंबर अगर उसमें आप मान लो कि उनके फेवर में सपोर्ट नहीं करता, अगर कोई भी पार्टी अगर कोई भी इशू मतलब व्हिप जारी करती है, अगर कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर उसको सपोर्ट नहीं करता तो उसके गवर्नमेंट में नहीं रह सकता, उसको रिजिग्नेशन देने की ज़रूरत है. तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है. फिर आप अगर देखोगे तो मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर टू द लेजिस्लेचर तो बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव में भी होते हैं और वो लेजिस्लेचर में भी पार्टिसिपेट करते हैं. इसमें लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर. तो सेंटर में क्या होता है जो लीडरशिप किसकी होती है वो प्राइम मिनिस्टर की होती है और स्टेट में लीडरशिप किसकी होती है वो होती है चीफ मिनिस्टर की. फिर डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस जो कि लोकसभा उसका डिसोल्यूशन होता है. राज्यसभा आप देखोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होता है. सो इवन दो द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज लार्जली बेस्ड ऑन द ब्रिटिश पैटर्न देयर आर सम फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन टू. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया का पार्लियामेंट है वो बेसिकली नॉट अ सॉवरेन बॉडी लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट. तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो बेसिकली बेस्ड ऑन द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट. मतलब वहाँ जो सॉवरेन कौन है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट है. वहीं आप अगर देखोगे तो जो अमेरिका है, अमेरिका में जो जुडिशरी है उसको ज़्यादा पावर है. लेकिन जो इंडिया है वो उसमें क्या है कि जो तीन ऑर्गन है लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी उनको तीनों को ही इक्वल पावर दी गई है, तीनों को ही इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है. सो इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम वेदर इन इंडिया or Britain, the role of Prime Minister has become so significant and crucial that the political scientist has called it Prime Minister government. तो आप अगर देखोगे तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होती है तो उसमें जो रोल होता है पीएम का वो बहुत ही हाई होता है और इसके कारण इनको हम लोग वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी बोलते हैं और प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट भी बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आप देखोगे तो वो है बेसिकली सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड द जुडिशियल सुप्रीमेसी. ठीक है. So doctrine of sovereignty of the parliament basically associated with the British Parliament. So ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें एक डॉक्ट्रिन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट. मीन्स जो पार्लियामेंट है उसके पास ज़्यादा पावर होती है एज कम्पेरिजन टू
अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जैसे जैसे जुडिशरी होगी और एक्सिक्यूटिव होगी। और उसके अगेंस्ट में आप देखोगे तो जो प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल और सुपरमेसी है, उसमें क्या होती है कि जो जुडिशरी है उसको ज़्यादा पावर दी जाती है एज कंपेरिजन टू अदर ऑर्गन्स जैसे लेजिस्लेटिव एंड एक्सिक्यूटिव। सो इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखोगे तो वो बेसिकली डिफर करती है फ्रॉम द ब्रिटिश सिस्टम एंड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इस जो आप अगर देखोगे तो स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो बेसिकली जो यूएस में उनकी जो फेडरल कोर्ट है उनको दी गई उतनी है नहीं। क्योंकि आप अगर देखोगे तो इंडिया में जो हम लोग फॉलो करते हैं, जो इंडिया की जुडिशरी जो फॉलो करती है वो बेसिकली फॉलो करती है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को फॉलो करती है इंडियन जुडिशरी। लेकिन जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिकन जो जुडिशरी है वो बेसिकली बोलती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करती हैं। और इसमें क्या होती है कि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में क्या होता है कि जो जुडिशरी है वो बेसिकली देखती है कि जो भी लॉ पास की गई है बाय द लेजिस्लेटिव बॉडी, उसने जो भी प्रोसीजर है टू मेकिंग लॉ उसको फॉलो करा है कि नहीं करा। वो बेसिकली जो भी लॉज पास की जा रही है उसकी इंटेंशन को नहीं देखते हैं। उन्होंने केवल देखना है कि ये जो लॉ पास की जा रही है, जो भी प्रोसीजर है, जैसे बिल को पास किया जाता, बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है इन द पार्लियामेंट, फिर उसमें वोटिंग होती है, उन पर डिस्कशन होती है, फिर बिल पास होती है। तो जितनी भी प्रोसीजर है उसको अगर लेजिस्लेटिव बॉडी ने अगर उसको फॉलो करा है तो फिर जुडिशरी उसको अपहेल्ड कर देती है। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होती है कि जुडिशरी ना केवल प्रोसीजर देखती है, बस उसके इंटेंशन को भी देखती है कि लॉ अगर पास किया जा रहा है तो उसका जो इम्पैक्ट होगा सोसाइटी में वो भी उसको देखती हैं। तो अब क्या हो कि पहले क्या थी, हम लोग जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है उसको ही केवल फॉलो करते थे। लेकिन जो मेनका गांधी केस हुई थी, तो मेनका गांधी केस के बाद हम लोग की जो जुडिशरी है उसने भी अब ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने ये बात मेंशन नहीं की है, लेकिन वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अब इंडियन जुडिशरी के अंडर भी ये बात आ चुकी है। ठीक है, सो देयरफॉर द फ्रेमर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव प्रिफर्ड द प्रॉपर सिंथेसिस between the British principle of the parliamentary sovereignty and the American principle of the judiciary supremacy. So India में जो सिस्टम वो बेसिकली एक बैलेंस है बिटवीन द पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी एंड द जुडिशियल सुप्रीमेसी। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो जितने भी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, एक्सिक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, तो ये सभी को जो इम्पोर्टेंस है वो इक्वल है। कोई भी ऑर्गन आप देखोगे तो एक दूसरे से कोई भी सुप्रीमेसी नहीं रखती है। ठीक है, सो बेसिकली एक बैलेंस बनाने की बात की गई है। सो सुप्रीम कोर्ट ऑन द वन हैंड हैव द पावर टू डिक्लेयर पार्लियामेंट्री लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल थ्रू द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, एंड द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। तो इसमें ये बात बोली गई है कि जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसके पास पावर है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी प्रोविजंस को वो चेंज कर सकती है, अमेंडमेंट उनमें ला सकती है, टिल वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करे। और जुडिशरी को भी ये पावर दी गई अंडर द जुडिशियल रिव्यू कि जितनी भी लॉज पास की जा रही है बाय द लेजिस्लेटिव बॉडीज वो उसको इंश्योर करे कि वो फंडामेंटल राइट जो पीपल्स को दी गई उसके अगेंस्ट नहीं हो, वो कॉन्स्टिट्यूशनली अपहेल्ड हो, मतलब उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है वो हाई हो, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं हो। नेक्स्ट आप लोग देखोगे तो इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसमें बात बोली गई है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली एस्टैब्लिश करती है एक जुडिशियल सिस्टम जो कि इंटीग्रेटेड है एज वेल एज इंडिपेंडेंट है। मींस कि जो जुडिशरी हमारी है वो स्टेट के लिए भी एक ही है और सेंटर के लिए भी एक ही है। सो सुप्रीम कोर्ट जो कि टॉप मोस्ट हमारे इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम में आती हैं, और उसके नीचे आती है हमारी हाई कोर्ट्स जो कि स्टेट लेवल में होती है, और फिर स्टेट लेवल में हाई कोर्ट के नीचे अंडर होती है सबऑर्डिनेट कोर्ट, और सबऑर्डिनेट कोर्ट के साथ में बहुत सारे अदर भी कोर्ट्स होते हैं जैसे ट्राइब्यूनल्स होते हैं। ठीक है, जो कि क्वाजी जुडिशियल बॉडीज होती है। तो हमारा एक हायरार्की है। सो द सिंगल सिस्टम ऑफ द कोर्ट इन्फोर्स बोथ सेंट्रल लॉज एज वेल एज स्टेट लॉज। तो ये क्या करती हैं, जो हमारे जो हायरार्की है, सुप्रीम कोर्ट हो गई, हाई कोर्ट हो गई, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गई, फिर ट्राइब्यूनल्स हो गए, तो ये क्या करती हैं, ये हमारे जितने भी सेंट्रल लॉज है प्लस स्टेट लॉज है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है, उनको देखने का काम करती है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखने का काम करती है। मींस यही सब इंश्योर कर रही हैं। एक हायरार्की है ऑफ द जुडिशरी। सो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली एक फेडरल कोर्ट है और जो कि हाईएस्ट कोर्ट है ऑफ द अपील,
और जो कि आप अगर देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली एक गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजनशिप। सिटीजन को जितनी फंडामेंटल राइट मिली है तो उसका गार्जियन का काम अगर कोई भी करता है तो सुप्रीम कोर्ट करता है। मीन्स कि अगर आपका अगर फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो आप सीधे कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में आप पिटिशन फाइल कर सकते हो, ठीक है। और आप, लेकिन इसमें रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली है कि अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होती है तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। हाई कोर्ट में मान लो अगर वो सॉल्यूशन अगर नहीं होती तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हो। आपके पास पावर है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन चूंकि बर्डन ऑफ केसेस सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये बात बोली जाती है कि पहले आप हाई कोर्ट जाओ, और हाई कोर्ट में अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हो। सो हेंस कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड वेरियस प्रोविजन टू इंश्योर इट इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एंड टेन्योर ऑफ द जजेस फिक्स सर्विसेज। तो आप अगर देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, उनके जितनी भी सैलरीज होते हैं, उनकी जितनी भी अलाउंसेस होती हैं और उनको जो भी फैसिलिटीज दी जाती है तो वो ऐसे नहीं किया जा सकता है कि वो बेसिकली फिक्स होती है। आफ्टर सर्विस उनमें कोई भी चेंजेस नहीं लिया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के अगर जो जजेस है उनको भी अगर उनके प्लेस से हटाना है तो वो भी बहुत ईजी नहीं होता है। उनके लिए भी उनको इम्पीचमेंट की प्रोसेस स्टार्ट करनी होती है। नेक्स्ट है तुम्हारा फंडामेंटल राइट। सो आप अगर देखोगे तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 वो बेसिकली डील करती है विद द फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट में आप अगर देखोगे तो जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम लोग को बेसिकली 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट इंश्योर करता है। जैसे राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है जो कि आर्टिकल 90 से 22 तक आती है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है जो कि आर्टिकल 22, 23, 24 में आती है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है जो कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आती है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं जो कि आर्टिकल 29 एंड 30 में आती हैं, एंड राइट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं जो कि आर्टिकल 32 में आती हैं। तो ये जो पार्ट 3 है वो बेसिकली हमको बहुत सारे फंडामेंटल राइट देती है। और ये जो फंडामेंटल राइट है वो उनका जो एम है वो बेसिकली है टू प्रमोट दी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो आप ये देख सकते हो कि जो फंडामेंटल राइट का जो एम है वो बेसिकली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है। और ये बेसिकली ऑपरेट करती है एज अ लिमिटेशन टू द टायरनी ऑफ द एक्सिक्यूटिव एंड द आर्बिट्ररी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर। तो ये बेसिकली जो फंडामेंटल राइट दी गई है, ये ऐसी राइट दी गई है कि इसको कोई भी ले नहीं सकता, ना कि एक्सिक्यूटिव ना द लेजिस्लेचर। तो अगर कोई भी मान लो एक्सिक्यूटिव है तो वो ऐसे कोई भी डिसीजन ले सकते हैं कि जो लोगों के जो फंडामेंटल राइट हो वो वायलेट हो। लेजिस्लेचर कोई भी ऐसे लॉज नहीं बना सकती जिसके कारण जो भी फंडामेंटल राइट जो कि दी गई है वो उनसे वापस ली जाए, ठीक है, उनका वायलेशन हो। तो ये बेसिकली आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द जुडिशरी एज वेल एज एक्सिक्यूटिव को कंट्रोल करती हैं कि ताकि वो जो स्टेट है वो टायरेनिकल स्टेट में नहीं हो जाए, लोगों की जो फ्रीडम है वो मेंटेन रहे। सो दे आर जस्टिफिकेबल इन नेचर, ठीक है। सो फंडामेंटल राइट है वो बेसिकली एक जस्टिफिकेबल है। लेकिन आप देखोगे तो जो स्टेट है वो सम ऑफ द रेस्ट्रिक्शन लगा सकती हैं। और आप अगर देखोगे तो जो कोर्ट है अंडर आर्टिकल 32 उनको बहुत सारे रिट्स दिए गए हैं टू प्रमोट द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। जैसे हैबियस कॉर्पस होती है, मैंडेमस होती है, प्रोविजन होती है, सर्टियरी होती है, को वारंटी होती है। तो ये सभी बहुत सारी रिट्स दी जाती है टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी टू डील विद दिस टू प्रमोट दी फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट में आप अगर देखोगे तो वो बेसिकली एब्सोल्यूट नहीं है, मीन्स कि उनके ऊपर सर्टन रेशनेबल रेस्ट्रिक्शन स्टेट लगा सकती है, ठीक है। सो पार्लियामेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैव द पावर टू कर्टेल और रिपील सम ऑफ द फंडामेंटल राइट, ठीक है। और आप अगर देखोगे तो जिससे नेशनल इमरजेंसी कभी कभी इम्पोज होती हैं तो उसमें आप अगर देखो जो आर्टिकल 19 में जो भी दी गई है वो वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। तो ऐसा मतलब नहीं कि उस समय राइट्स नहीं है, बस उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। मान लो नेशनल इमरजेंसी लग गई है तो आर्टिकल 19 में है कि जो राइट टू फ्रीडम है वो अभी भी है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हो सकता क्योंकि कोर्ट के पास आप डायरेक्टली नहीं जा सकते हो कि हमारा जो राइट टू फ्रीडम है वो हमारा वायलेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है। उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ड्यूरिंग दिस नेशनल इमरजेंसी वो बंद हो जाती है। नेक्स्ट आप देखोगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो वो बोलते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो बेसिकली एक नोवल फीचर है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों?
क्योंकि आप देखोगे तो ये बेसिकली जो कि एन्यूमरेटेड इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन्ड है। सो ये बेसिकली जो एम है, ये बेसिकली प्रमोट करती है सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ को, ठीक है। और ये बी आर अम्बेडकर इसको एक नोवल फीचर मानते हैं ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होती है बेसिकली, कि जो स्टेट है उनको डायरेक्टिव दिए जाते हैं, उसको इंडिकेशन दिया था, उनको डायरेक्शन दिया जाता है कि आप ये स्टेप लो टू इम्प्रूव आवर सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी में बहुत सारे जो काम्स हैं उसको, जो वेलफेयर स्टेट के जो 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 भी कंसेप्ट है, सो उसको प्रमोट करने के लिए जो भी स्टेप्स लेनी है उसको थ्रू डायरेक्टिव प्रिंसिपल बताई जाती है। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर मीन टू प्रमोट द आइडिया ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सो जैसा आप जैसे जानते हो कि जो फंडामेंटल राइट है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रही है, लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो बेसिकली सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रही है। तो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करने का काम कौन कर रही है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एंड दे सिक्स टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। तो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखेंगे। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कि जो भी वेलफेयर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें जो स्टेट का रोल होता है वो बहुत ही हाई होता है। स्टेट इंश्योर करती है कि जो भी इनइक्वालिटी जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है वो एलिमिनेट हो जाए। हर पर्सन के पास ये अपॉर्चुनिटी हो कि वो अपने जो भी पर्सनैलिटी है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके। जितने भी अदर इंस्टीट्यूशंस है उनका जो रोल है वो सोसाइटी में इंक्रीज हो। तो ये जो भी वेलफेयर स्टेट के जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग अपकमिंग जो लेक्चर्स उसमें डील करेंगे। सो हाउएवर फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कि है वो नॉन जस्टिफिएबल है, मीन्स कि आप अगर डायरेक्टली कोर्ट नहीं जा सकते हो कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो इन्फोर्स नहीं हो रही। क्योंकि रीज़न क्या अगर देखोगे तो जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो हम लोग को जो कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर थे तो उनको ये बात पता थी कि जो स्टेट है उनके पास अभी इतनी पावर नहीं है, उनके पास इतने फाइनेंसेस नहीं है कि ये जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है वो रैपिडली तुरंत हो सके। तो इसके कारण उन्होंने इस चीज़ों को नॉन जस्टिफिएबल बनाया था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसको नॉन जस्टिफिएबल बनाया था कि ये बेसिकली क्या करेंगे, एक डायरेक्शन देने का काम करेंगे। और जब इंडिया के पास ये पावर आ जाएगी कि वो बड़े बड़े डिसीजन ले सकती है तो उसके बाद क्या करेंगे, वो जो भी डिसीजन है अंडर दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी वो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। जैसे आप अगर देखोगे तो राइट टू एजुकेशन वो बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल पहले थी, और वो फंडामेंटल राइट की बात, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन वो भी अब फंडामेंटल राइट बन चुकी है, ठीक है। तो हर बच्चे को लगभग 6 से 14 साल है उनको एजुकेशन पाने का राइट मिल चुका है अंडर दिस फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो बहुत सारे जो डायरेक्टिव्स है वो बेसिकली डायरेक्टिव होती हैं, और जब स्टेट मशीनरी के पास वो पावर होती है तो वो क्या करती हैं, जो भी डायरेक्टिव दी गई हैं स्टेट को वो ट्राई करती है कि वो उनको डायरेक्टिव से वो इम्प्लीमेंट करें और उनको राइट के रूप में कन्वर्ट कर दें। सो मिनरवा मिल आप केस में देखोगे जो कि 1980 में हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली की थी कि जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो कि फाउंडेड है ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये जो डिबेट चलती है कि जो फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कि किसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, तो इसमें बात बोली गई कि जो मिनरवा मिल जो केस में सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली कि जो इम्पोर्टेंस है वो दोनों ही का है, फंडामेंटल राइट का भी है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का भी है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अपकमिंग लेक्चर में जो भी अदर पॉइंट्स है जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, सेक्युलर स्टेट है, फिर जो भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, तो फिर इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, तो ये सभी जितने भी टॉपिक्स हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस एंड यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो थैंक यू।